हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु। ये हम सीरीज लेके चल रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं। ये 3rd पार्ट है, ठीक है। इसमें हम आज बात करेंगे टॉपिक द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। लास्ट जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, कैसे यूरोप में सोशलिज्म आया। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी डालें आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आगे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। क्या फैक्टर्स थे, क्या ऐसी चीज़ें सूटेबल थी जिसकी वजह से सोशलिज्म यूरोप में आया और वहाँ पे फ्लरिश हो सका, या जिन कंट्रीज में भी फ्लरिश हुआ, क्या वहाँ पे फैक्टर्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, बाय द मिड 19th सेंचुरी सोशलिज्म बिकेम अ मोस्ट पॉपुलर आइडिया विच अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। मतलब क्या है कि 19th सेंचुरी के मिड में 1850s के पास की अगर हम बात करें तो यूरोप में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये जो सोशलिज्म आइडिया है पॉपुलर हुआ, ठीक है। इसको पॉपुलैरिटी मिली, लोगों का अटेंशन गेन कर सका। उसके पीछे के फैक्टर्स क्या है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सोशलिज्म मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में इसको पॉपुलैरिटी मिली, एंड बेसिकली हमने पहले इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में भी बात किया था कि सोशलिज्म क्या है। तो एक बार फिर से हम इस डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, ताकि आपको ये बार बार चीज़ें आएंगी, ये टर्म बार बार आएगा, और अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको तो फिर आपको ये चैप्टर भी समझने में दिक्कत होगी। तो सोशलिज्म है क्या? बेसिकली सोशलिज्म एक पॉलिटिकल आइडिया है, ठीक है। एक पॉलिटिकल आइडिया है जिसमें सोसाइटी, अगर किसी भी तरीके की सोसाइटी है उसको, तो हमको रीस्ट्रक्चर करके उसको कैसा बनाना है कि वहाँ पे जितने भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज है, कुछ भी है, ठीक है, वो उसका ओनर कोई इंडिविजुअल ना हो, ठीक है। उसका ओनर कोई इंडिविजुअल ना हो। जितने भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, एक मतलब गांव में, कस्बे वाले में रहने वाले लोग हैं, ये कम्युनिटी जो है, उन सबका उसके ऊपर अधिकार हो, बराबर अधिकार हो, ठीक है। किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस ना हो, वैसी सोसाइटी को बेसिकली मोटे तौर पर जान लीजिए तो वैसी सोसाइटी को हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। और इस आइडिया को फेवर करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। तो बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, पॉपुलैरिटी सोशलिज्म की बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी ये देखते हैं, ठीक है। तो सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे कंसीडर प्राइवेट प्रॉपर्टी द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स, ठीक है। तो सोशलिस्ट किसके अगेंस्ट थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। मतलब हमारे पास ही सिर्फ प्रॉपर्टी हो, दूसरों के पास ना हो, इन आइडियाज के खिलाफ थे, ठीक है। और ये जो थिंकिंग है कि इंडिविजुअल लोगों के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसको सोशलिस्ट लोग क्या कहते हैं? इसको सारी जो समाज में जितनी भी बुराइयां, सोशल इविल्स हैं, सोशल इल्स हैं, उनके लिए ये एक मतलब डेंजर मानते हैं, उसके लिए ये खतरा है, ठीक है। रीजंस बिहाइंड इट, इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, ठीक है। क्यों उनको दिक्कत है इस बात से कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ इंडिविजुअल गिने चुने लोगों के पास होना चाहिए? इसके पीछे के रीजंस ये हैं कि प्रॉपर्टी ओनर्स गिव एम्प्लॉयमेंट बट देयर गोल वाज पर्सनल गेन। भाई मान लीजिए आपके पीछे के लाइफ में पीछे की कुछ खट्टे अनुभव हैं, आपके कुछ बीटर की एक्सपीरियंसेस हैं,
उन चीज़ों से आप मतलब वो चीज़ें आप फिर दोबारा ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये मिड 19th सेंचुरी से पहले किस तरीके की सिचुएशन था हम ऑलरेडी पीछे के चैप्टर में देख चुके हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, कि फ्रांस में किस तरीके की सोसाइटी थी। फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग बेचारे एकदम परेशान थे। जितने भी प्रॉपर्टी थे, जितने भी मीन्स ऑफ मतलब जहाँ से प्रोडक्शन हो सकता था, उनके ऊपर राइट किसका था? फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट के लोगों का, क्लर्जी, नोबिलिटी। थर्ड स्टेट बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये जो एक्सपीरियंसेस सिर्फ फ्रांस में नहीं थी, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे ऑलमोस्ट करोगे सब जगह यही सिस्टम थे, ठीक है। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये जो एक्सपीरियंसेस थे लोगों के, इसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस सोसाइटी में होना चाहिए। और जो मिड 19th सेंचुरी में आके छोटे मोटे जो रिवोल्यूशन कई जगहों पे होने लगे, इस वजह से ये जो आइडिया है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ओनर्स गिव एम्प्लॉयमेंट, तो जिनके पास, जैसे मान लीजिए कि हमने देखा क्या कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कि क्लर्जी, नोबिलिटी वो अपने खेतों में मजदूरों को रखते तो थे, लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। उनको वर्किंग आवर्स डिफाइन नहीं होते थे, उनकी वेजेज डिफाइन नहीं होते थे। वेजेज डिफाइन भी है तो टाइम पे पैसे नहीं देते थे। बहुत सारे मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था कि लोग त्रस्त थे, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयमेंट तो देते थे, लेकिन उनका गोल क्या था कि उस एम्प्लॉयमेंट से, मतलब जिस व्यक्ति से हम काम करा रहे हैं उससे सिर्फ हमारा फायदा हो, उसका कोई फायदा ना हो, ठीक है। उसको मतलब किसी भी तरीके से करके हम कम से कम पैसे में निपटा लें, ठीक है। ये उनका गोल होता था जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। इस वजह से जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। Those who made property productive gained nothing, ठीक है। मतलब जो खेतों में काम करने वाला मजदूर है, उसने मेहनत किया, उसने अपने खून पसीने बहाए, लेकिन गेन अल्टीमेटली किसका हुआ? जो ओनर है उसका हुआ। उस जो मजदूर है उसको काम करने के एवज में कुछ नहीं है। जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, चीज़ों को मेहनत करके प्रोडक्टिव बना रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है, इसकी वजह से जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फेवर करने वाले लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। आगे चलते हैं। सोशलिस्ट वांटेड टू चेंज इट एंड कैंपेन फॉर इट। अब ये जो सिस्टम है, ये जो बहुत बुरा सिस्टम जो बना हुआ है, इसको क्या चाहते थे कि सोशलिस्ट इसको कंप्लीटली चेंज किया जाए, और इसके लिए कैंपेन किया। कैंपेन किया मतलब कि लोगों को क्या किया? अपने फेवर में लाने की कोशिश की, इस आइडिया को प्रोपगेट किया, इस आइडिया को लोगों को स्प्रेड किया, लोगों तक लेकर के गए, लोगों को जागरूक बनाया, लोगों को इग्नाइट किया, लोगों को जगाया, ताकि आप भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फेवर करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो सोशलिस्ट चेंज लाना तो चाहते थे, अब सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, चेंज लाई जाए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, बात यहाँ ये है कि हाउ कुड सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? बिना प्रॉपर्टी के सोसाइटी कैसे होगी, ठीक है। कैसे इमेजिन करेंगे कि बिना प्रॉपर्टी की कोई सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी? दूसरी बात ये उठती है आगे कि व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? तो अगर जो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज हैं उसको हम चेंज कर दें, उस सोशल सेटअप को चेंज कर दें और सोशलिस्ट आइडियाज वाली सोसाइटी को लाएं, तो फिर क्या बेसिस होगा? एक नई सोसाइटी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बेस सोसाइटी बनाने के लिए हमारे पास बेसिस क्या होगा? यहाँ पे देखिए कि सोशलिस्ट विजन फॉर फ्यूचर सोसाइटी, क्या आगे की सोसाइटी को, मतलब ये जो सोशल चेंज लाया जाए सोशलिस्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में किस तरीके की सोसाइटी है। तो जो सोशलिस्ट सोच रखने वाले लोग थे उनके बीच में थोड़ी सी कुछ डिफरेंसेस थी कि किस तरीके से सोसाइटी, क्या बेसिस होना चाहिए, उसको देख लेते हैं। कि सम बिलीव इन द आइडियाज ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ लोग कोऑपरेटिव्स में बिलीव करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया हमारा कोऑपरेटिव, इसको सबसे पहले समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो
सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि कोऑपरेटिव्स क्या होता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि एक ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, एक छोटा सा खेत है। इस खेत में हम 4 लोग हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी, 4 इंडिविजुअल हैं, ठीक। इन चारों ने मिलकर एग्री किया कि चलो हम मिलकर के इस फील्ड में प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि ए की फैमिली में 2 लोग हैं, बी की फैमिली में 5 लोग हैं, सी की फैमिली में 3 लोग हैं और डी की फैमिली में 12 लोग हैं, ठीक है। तो सब मिलके इन चारों फैमिलीज ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो हम इस फील्ड में काम करेंगे। इन फील्ड में काम करने के बाद जब प्रोडक्शन हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक यूनिट, मान लीजिए कि एक फील्ड, ठीक है, 1000 kg व्हीट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस बी की फैमिली में 12 लोग हैं, इसकी जरूरतें ज्यादा है। बी की फैमिली में 5 लोग हैं, इसकी जरूरतें इससे कम है। सी की फैमिली में 3 लोग हैं, इसकी जरूरत इन दोनों से कम है। ए की फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं, इसकी जरूरत बिल्कुल कम है। तो जो भी प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब ये नहीं कि इसके 4 पार्ट कर दिया हम 4 को दे देंगे, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है भाई, हमारी जरूरत पूरी हो गई तो हमारे ये काम हो गया, ठीक। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि 12 लोगों की जरूरत है, 12 के हिसाब से इसको इसमें से ग्रेड दे दी जाए, ठीक है। इसकी जरूरत 5 लोगों की है, इसको यहाँ से इतना ग्रेड दे दिया जाए। इसकी जरूरत 3 लोगों की है, यहाँ से इतना ग्रेड दे दिया जाए। इसकी जरूरत 2 लोगों की है, इसको इतना ग्रेड दे दिया जाए। ये होता है एक कोऑपरेटिव। तो ये बेसिक आइडिया है कोऑपरेटिव का, इसको समझ लीजिए, ठीक है, कि प्रोडक्शन सब मिलके करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सबकी जरूरत के हिसाब से होगा, दैट इज द कोऑपरेटिव। तो कुछ जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फेवर करने वाले लोग थे, उनमें से कुछ का बिलीव क्या था, कुछ का मानना ये था कि जो आगे की सोसाइटी होगी, आने वाली सोसाइटी होगी, किसके ऊपर बेस होगी, कोऑपरेटिव्स के ऊपर बेस होगी, ठीक है। मतलब जो प्रॉपर्टी होगा वो सब मिलके बांटेंगे। नेक्स्ट है, सम बिलीव इट कुड नॉट बी बिल्ट थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट। Some believe it could not be built through individual effort। मतलब क्या है कि ये जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, ठीक है, या ये कोऑपरेटिव है, ये सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से ही नहीं अचीव किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ हम कोशिश करें, ये 4 लोग मिलकर कोशिश करें तो सोसाइटी को हम ट्रांसफॉर्म करके सोशलिस्ट सोसाइटी नहीं बना सकते, ठीक है। ये मानना था कुछ लोगों का। तो अगला क्या है, दे डिमांडेड गवर्नमेंट शुड एनकरेज इट। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इनकरेज करना पड़ेगा लोगों को कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप कीजिए, आप कोऑपरेटिव कम्युनिटी सेटअप कीजिए, जिससे कि कुछ लोग मिलकर के एफर्ट लगाए, प्रोडक्शन करें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन अपना करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ही इनकरेज करना होगा लोगों को। अब 2 लोग हैं इस आइडिया के लिए, ठीक है। एक यूएसए में थे ब्रिटेन में थे रॉबर्ट वोवेन, ठीक है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे ये, एंड ही साउथ टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ठीक है। मतलब इंडियाना में, इंडियाना स्टेट में, यूएसए में रॉबर्ट वोवेन ने इसकी जरूरत को समझा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप करने का। इन फ्रांस लुइस ब्लैंक wanted the government should replace capitalists by encouraging cooperatives, ठीक है। फ्रांस में लुइस ब्लैंक ने क्या कोशिश की, क्या पॉपुलराइज की उन्होंने कि गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए
जिससे कि क्या हो, वो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं इनको रिप्लेस करके किस तरीके की आइडियाज को, किस तरीके की सोसाइटी को लाया जा सके, कोऑपरेटिव्स को लाया जा सके। ठीक है, तो ये है हमारा किस तरीके से मतलब लोगों का सोच चेंज हो रहा है, किस तरीके से लोगों का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है एक जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसकी तरफ से सोशलिस्ट सोसाइटी में चेंज करने का किस तरीके से पॉपुलैरिटी मिल रहा है, किस तरीके से यूरोपियन सोसाइटी में सोशलिज्म धीरे धीरे एंटर कर रहा है, इसके बारे में। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या क्या देखिए कि सोशलिस्ट विजन आगे आने वाले टाइम में क्या बेसिस होगा, प्रॉपर्टी के बिना सोसाइटी किस तरीके से एग्जिस्ट करेगी, कौन कौन से लोग हैं इसको पॉपुलराइज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आर्गुमेंट चल रहा था सोसाइटी में कि सोशलिस्ट आइडिया किस तरीके से पॉपुलर हो रही थी, इसी आर्गुमेंट्स में दो स्कॉलर, दो थिंकर, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, इन दो लोगों ने कुछ और नए आइडियाज ऐड किए। ठीक है, तो मेनली हम मार्क्स की आइडिया को देखते हैं कि मार्क्स का आइडिया क्या था। ठीक है, मार्क्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब ये टर्म हमें समझना होगा यहाँ पे, कैपिटलिज्म क्या है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, उन पैसों को वो इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, कोई यूनिट लगाते हैं जहाँ से प्रोडक्शन हो। ठीक है, और उनका मकसद क्या होता है, उन पैसों को लगाकर उससे प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो मेन जो मकसद होता है, जो मेन गोल होता है, वो होता है उनका प्रॉफिट को अर्न करना, ना कि किसी इंडिविजुअल को उससे बेनिफिट देना। तो उनका जो मेन मोटिव होता है कि पैसे से पैसा बनाना, दैट इज कॉल्ड द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो पीछे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात किया, तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी इमर्ज हो रही है, उसका जो मेन बैकबोन है वो है कैपिटलिज्म। ठीक है, मतलब वहाँ पे जितने भी मनी वाले लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, ठीक है, वो उनका मेन मकसद है प्रॉफिट अर्निंग। सो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स एंड देयर प्रॉफिट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। ठीक है, तो फैक्ट्री लगा रहा है, पैसा है, फैक्ट्री लगा रहा है, लेकिन मेहनत कौन कर रहा है, वहां पे मेहनत कर रहा है वर्कर। ठीक है, जो वहां पे एम्प्लॉय है वो काम कर रहे हैं और उनके मेहनत से प्रॉफिट बन रहा है, और उस प्रॉफिट का नेग्लिजिबल हिस्सा भी, ठीक है, एक छोटा सा भी अंश उनको नहीं मिलता है। सैलरी क्या होती है, आप कमा रहे हैं करोड़ों रुपए, हमें मिल रहे हैं 1000 रुपये। ठीक है, तो वो तो कुछ नहीं है उसके बदले। तो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टेड फॉर प्रॉफिट्स एंड देयर प्रॉफिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। ये किसका मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें जो पैसा है वो कौन इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके पास पैसा है एक्चुअली, और वहां से प्रॉफिट जो हो रहा है किसके एफर्ट के थ्रू हो रहा है, वर्कर्स के एफर्ट के थ्रू हो रहा है। सो द कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स वुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉपर्टी वाज एक्युमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि वर्कर्स की कंडीशन तब तक नहीं सुधर सकती है जब तक वर्कर्स खुद आगे नहीं आएंगे, वर्कर्स खुद अपने कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज ये कि जो प्रॉपर्टी है, जब तक प्राइवेट लोगों के हाथ में, जिनके पास सिर्फ पैसा है, उनके ही हाथ में जब तक प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉफिट रहेगा, तब तक वर्कर्स की कंडीशन को ठीक नहीं कर सकता है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। इसकी रिमेडी क्या बताया है कार्ल मार्क्स ने, इसके जो इस कैपिटलिज्म को दूर करने का क्या उपाय बताया है कि वर्कर्स को खुद आगे आना होगा, उसके लिए मूवमेंट करना होगा, उसके लिए उनको काम करना होगा, और उसको इस सोसाइटी को उखाड़ फेंकना होगा, तब जाकर उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। चलिए तो आगे इसी में देखते हैं और क्या सोल्यूशन कार्ल मार्क्स की क्या बातें हैं। तो आगे कार्ल मार्क्स का क्या कहना है
कि टू प्रोटेक्ट themselves from capitalist exploitation workers had to construct a radically socialist society। ठीक है, मतलब जो वर्कर्स हैं अगर उनको कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से, उनके शोषण से मुक्ति पाना है, अपने आप को फ्री करना है, ठीक है, और एक ऐसी सोसाइटी एस्टैब्लिश करनी है जहाँ पे कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर बराबर सबका अधिकार हो, तो उनको क्या करना होगा, एक रिवोल्यूशन करना होगा, रेडिकल सोच रखनी होगी, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव करना होगा, लोगों को सामने आना होगा, ठीक है, एक मूवमेंट की जरूरत है, और उस मूवमेंट के जरिए वो क्या कर सकते हैं, सोशलिस्ट सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड सोशली, ठीक है, तो जो प्राइवेट ओनर्स बैठे हुए हैं कैपिटल ले लेके, ठीक है, इनको रिमूव करना होगा, इनको एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा, ठीक है, और सोसाइटी, पूरी सोसाइटी कंट्रोल करेगी सोसाइटी को, सॉरी प्रॉपर्टी को। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा। कम्युनिस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी जिसमें कि जो सोसाइटी के लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इनके हितों की बात की जाती है, सत्ता इनके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग इनके इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, दैट इज द कम्युनिस्ट सोसाइटी। और कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ फ्यूचर। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स के अकॉर्डिंग आने वाला समय, मतलब जिस समय ये बात कर रहे हैं, कौन सी सेंचुरी में बात कर रहे हैं, 19वीं सेंचुरी में ये बात कर रहे हैं कि आने वाली जो सेंचुरी को, मतलब इनके बाद की आने वाली जो पीढ़ी होगी, 20वीं सेंचुरी होगी, 21st सेंचुरी होगी, वो सोसाइटी कैसी होगी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। मतलब इस समय क्या कर रहे हैं, 19वीं सेंचुरी में एक फोरकास्ट कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से मजदूर अपना एक्शन लेंगे, अगर मजदूर अपने एक्शन में आएंगे जिससे कि वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ओवरथ्रो करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी 19वीं सेंचुरी की, 20वीं सेंचुरी की जो 20वीं सेंचुरी, 21st सेंचुरी की जो पीढ़ियाँ होंगी वो कहाँ, कौन सी सोसाइटी होगी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, सोशलिस्ट सोसाइटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके की बात करते हैं, तो यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म यूरोप में, रशिया में खास करके किस तरीके से सोशलिज्म को सपोर्ट मिला, ठीक है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ अगले वीडियो में तो हम बात करेंगे ही सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। इसके साथ हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, वहाँ से सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दूसरी चीज़ ये कि आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और अच्छे से देखिए, पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बहुत जल्द ही हम क्लास 10 की भी वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगले